हेलो दोस्तों, मैं पीयूष जौहरी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पहले आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए जा चुके हैं, उसी श्रृंखला में नया प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया गया है। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी के लिए, पैट के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वाला राज्य, सबसे कम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? जो भी जनगणना हुई थी 2001-2011 की अवधि में, निम्नतम प्रतिशत वाला राज्य नागालैंड। और अधिकतम प्रतिशत वाला राज्य पूछा जाए, गोवा होगा, केरल होगा, तमिलनाडु होगा। इन तीनों में कोई नहीं होगा। अधिकतम प्रतिशत वाला राज्य, आंख बंद करके आप इसको यूपी बताएंगे, जिसके प्रतिशत दर कितना था? 16.49%। आपको परसेंटेज ना भी याद रहे, एक मोटा मोटा याद रहना चाहिए। अधिकतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? यूपी। निम्नतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। परसेंटेज क्या है? 16.49%। वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। यूपी से रिलेटेड आप पेपर दे रहे हैं तो यूपी से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और यही एक आध क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी रैंक या तो अपर करेंगे या तो नीचे करेंगे। 20.46%, 20.09%, 22.19%, 18.69%। इसका राइट आंसर क्या होगा? 20.46%। वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 20.46%। एक मोटा मोटा डाटा ध्यान रखिएगा, 20.46 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में। अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई है किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि किस सन में हुई है, या मेयो का कार्यकाल किस सन में था? तो क्या होगा? 1872। ध्यान रखिएगा, मेयो का कार्यकाल कब है? 1872। या इसका दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, किस सन में प्रथम जनगणना हुई है? 1872 में सर्वप्रथम पूछा जाए तो स्वतंत्रता के बाद जो हुई वो अलग हुई, पर अंग्रेजों के समय में अगर सर्वप्रथम पूछा जाए तो 1872। और ये जनगणना कितने वर्षों बाद कराई जाती है? हर 10 वर्षों बाद ये जनगणना करवाई जाती है। अभी तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 15 बार जनगणना हो चुकी है। और लास्ट जनगणना किस सन में हुई थी? अभी पहले क्वेश्चन भी करा चुके, 2001-2011। ध्यान रखिएगा 2011। तो इससे कितने क्वेश्चंस निकले? प्रथम बार जनगणना कब हुई? 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कितने अंतराल बाद होती है? हर 10 वर्ष बाद। और अभी तक कितनी बार हो चुकी है? 15 बार। और लास्ट कब हुई थी? 2011। कितने क्वेश्चन है याद मेरे संग से बोला? सर्वप्रथम कितने बार सर्वप्रथम जनगणना कब हुई है? 1872 में। सर्वप्रथम जनगणना कब हुई है? 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कितने वर्ष बाद होती है? हर 10 वर्ष बाद होती है। और अभी तक कौन से नंबर की जनगणना हुई है? 15वें नंबर की जनगणना हुई है। लास्ट जनगणना का सन क्या थी? 2011। और अभी जनगणना आपकी नई नेक्स्ट जनगणना होनी है, वो इस चक्कर में नहीं हुई है, या तो अभी कोविड आ गया था, दूसरा आपकी राजनीति आप लोग जानते ही हैं कि हर पार्टी अपना अपना वो देखती है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि लास्ट जनगणना 2011 में हुई है। किसके कार्य? अंग्रेजों के समय में कौन सा कार्यकाल था? मेयो के कार्यकाल के समय में। निम्न में से कौन सी एक 2001-2011 दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 17.11%, 17.64%, 16.74%, 16.05%। क्या इसका राइट आंसर होगा? 17.64%। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष रहा है। जो महाविभाजन हुआ था वो वर्ष कौन सा है? 1921, 1947, 1951, 1982। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष रहा है 1921।
2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? जो 2011 में आपकी आखिरी जनगणना हुई थी, 15वें नंबर की जनगणना थी, उसके अनुसार पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत रहता है? 19%, 18%, 17% या 16%? इसका राइट आंसर होगा ऑलमोस्ट 60%। जो 2011 में जनगणना हुई उसका उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या का कितने प्रतिशत रहता है? लगभग 16%। सोचिए उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या रहती है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना रहा? अभी क्या था, उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत लगभग रह रही थी? 16%। अब आंकड़ों से भारत की जनसंख्या, अब स्त्रियों का प्रतिशत पूछ रहा है, भारत में कितने पुरुष और स्त्रियों के हिसाब से स्त्रियों का कितना प्रतिशत है? 49.80, 48.46, 47.98, 47.24। क्या होगा? 48.46। 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार पुरुष ज्यादा थे, स्त्रियां कम थी। स्त्रियों का प्रतिशत कितना? 48.46%। ध्यान रखिएगा कितना है? 48 स्त्रियों का। पर अब जो जनगणना हुई में भी शायद ज्यादा हो स्त्रियों का। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? जो गंडक सिंचाई परियोजना चल रही है वो किन किन राज्यों का एक संयुक्त प्रयास रहा है? सबसे पहली चीज, एक तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सटा राज्य हमारा कौन सा है? बिहार। जिस उत्तर प्रदेश और बिहार से में ये परियोजना का संयुक्त प्रयास रहा है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का जो अभी लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था उसका क्या, किस जनसंख्या को स्थिति पर ला देना है? 2045 तक, 2040 तक, 2050 तक या 2035 तक? 2045 तक जनसंख्या को स्थिर कर देना है। जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अभी 2000 का लक्ष्य रखा गया था उसका में कि 2045 तक जनसंख्या में स्थिर कर देंगे, ना बढ़ेगी ना घटेगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? माही नदी, साबरमती नदी, कोयना नदी, ताप्ती नदी या तापी नदी? कौन सी नदी खंबात खाड़ी में नहीं गिरती है? माही, साबरमती, कोयना या तापी? कोयना नदी हमारी ऐसी है जो खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती। बाकी तीनों नदियां, चाहे माही हो, चाहे साबरमती हो या ताप्ती नदी हो, ये तीनों नदियां आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? सबसे पहली चीज, भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? ताप्ती। पर दूसरी तो आपने बता दिया, पर पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? मेन क्वेश्चन एक ये भी पुटअप होता है यहां से। देखिए पहली नदी हमारी अगर सबसे पहली, वो भी सबसे बड़ी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली, नर्मदा। और दूसरी कौन सी है? ताप्ती। याद रखिएगा क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। और दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? पहली चीज ये तो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। कावेरी नदी, ब्राह्मी नदी, बेगई नदी या पेन्नार नदी? पिनाकिनी नदी, पा और इसका पा, पा पा, एक ट्रिक याद रखिएगा। कौन सी नदी हुई? पिनाकिनी नदी की, पा और पेन्नार।
कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? पेन्नार नदी। अब पेन्नार नदी कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में बहती है? ये भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये इन दो राज्यों से होकर बहने वाली नदी है। कौन सी? पेन्नार नदी। पिनाकिनी के नाम से कौन सी नदी? देखो पिनाकिनी पा से पेन्नार नदी, और ये कहाँ बहती है? आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? इन चारों में कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? अब एक आंसर इसका होगा यमुना से नहीं मिलती, पर तीन इसकी सहायक नदियां वो आपको याद रखनी है। केन नदी, सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी। द राइट आंसर इज सोन नदी। कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? सोन नदी। यानी कि यमुना की सहायक नदियों में कौन कौन सी आ गई? केन आ गई, बेतवा आ गई, चंबल आ गई। केन, बेतवा, चंबल ये यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी यमुना में नहीं मिलती है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? कौन सी नदी ऐसी है जो अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन नदी। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, ताप्ती, महानदी, सोन नदी। कौन सी होगी? सोन नदी, याद रखिएगा आंसर। काविनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? काविनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी की, कृष्णा नदी की, कावेरी की, गोदावरी की? कावेरी नदी की ये सब सहायक नदियां हैं। काविनी, हेमवती, अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिनाव, व्यास, सतलज या रावी कौन सी नदी ऐसी है जिसका उद्गम भारत से नहीं है? सतलज नदी ऐसी है जिसका उद्गम स्थल भारत से नहीं है। तो उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका उद्गम स्थल तिब्बत से है। कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज नदी का। ये तिब्बत के होते हुए हमारे भारत में प्रवेश करती है। चिनाव का ध्यान हमें होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, पाकिस्तान। ऐसे ही व्यास भी हिमाचल प्रदेश, ऐसे ही रावी भी। सबका उद्गम स्थल हमेशा ध्यान रहना चाहिए। कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? सतलज नदी। भारत में तो बहती है पर उद्गम जो है वो भारत से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में ना बहना और उद्गम भारत में ना होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वह कौन सी नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज नदी। सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, सोन। सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन नदी। इसकी लंबाई कितनी होगी सोन नदी की? 784 किलोमीटर के अप्रॉक्स इसकी लंबाई होगी। वह सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन नदी। उसकी लंबाई होगी 784 किलोमीटर, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। किसी को इस क्वेश्चन पे डाउट नहीं होना चाहिए। और लंबाई क्या होगी ये भी रटा होना चाहिए, 25-25। ठीक है, 25-25 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 2510 भी मिलेगा, पर आप 25-25 याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से फिर टिक कर दीजिएगा पेपर में जहां दिया जाए। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत का रू किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर नदी को, हुगली को, गोदावरी को, स्वर्ण रेखा को? भारत का रू किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को और क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक।
बंगाल का शोक भी इस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। भारत का रूह भी दामोदर नदी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सावित्री नदी, मूठा, लूनी या गिन्नार? थार रेगिस्तान से होकर बहती लूनी नदी। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? जो त्रिवेणी संगम है उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम वो किन किन नदियों से मिलता है? एक तो सबसे पहले गंगा, दूसरी यमुना, तीसरी नदी कौन सी होगी बताइए? नर्मदा होगी, ताप्ती होगी, सरस्वती होगी, सिंधु। बहुत सा आदमी या बहुत सा बच्चा सरस्वती पर टिक करेगा ना, पर इसका सही आंसर होगा गंगा, यमुना, ताप्ती। GYT याद रखिएगा, GYT। त्रिवेणी संगम क्या होगा? GYT, गंगा, यमुना, ताप्ती। निम्न में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? कौन सी नदी है इसका समागम अरब सागर में है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी? अरब सागर में जिस नदी का समागम है वो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी का समागम अरब सागर में? नर्मदा नदी का। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? नर्मदा नदी, साबरमती, लूनी या कृष्णा नदी? जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती वो नदी है आपकी कृष्णा नदी। यानी कि नर्मदा, साबरमती और लूनी नदी ये आपकी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। कौन सी बहने वाली नदी नहीं है? कृष्णा नदी। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह नदी कौन कौन सी हैं? भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत जो हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। मानसरोवर झील के निकट। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या आपसे चाह रहा है। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र होगी। दूसरी यमुना नहीं, मानसरोवर झील के निकट यानी सतलज। और थर्ड वन क्या होगी हमारी? सिंधु। ध्यान रखिएगा, जो मानसरोवर झील के निकट है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी, BSS, जो मानसरोवर झील के निकट है, हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। 3 नदियां कौन कौन सी हैं? BSS, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। BSS कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा या जालीदार? द राइट आंसर इज वृक्षनुमा। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो हमारा कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध हमारा किस राज्य में है? गुजरात में। और कौन सा किस नंबर का बांध है? दूसरा सबसे बड़ा बांध है उकाई, गुजरात। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध, जो कि सबसे पुराना बांधों में से एक है, स्थित है? कल्लनई के नाम से तमिलनाडु में कौन सा सबसे पुराना बांध है? मदुरै, तिरुचिरापल्ली, इरोड या कोयम्बटूर? पहली चीज तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु है तो आप कुछ चीज़ें आपको कॉमन सेंस से भी लगानी पड़ेंगी, जो अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कुछ कॉमन सेंस से आप इसको सही आंसर कर सकें। तो तमिलनाडु के हिसाब से क्या होना चाहिए? तो मदुरै या तो तिरुचिरापल्ली। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु में किस जिले में
कलनई के नाम से जाने वाला ग्रेट एनिकेट बांध, जो कि सबसे पुराना बांधों में से एक है, स्थित है कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली में। कौन सा? ग्रेट एनिकट बांध। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चिनाव, ताप्ती, सतलज या रावी? भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना है? सतलज नदी पर। और सतलज नदी कहाँ बहती है? पंजाब में। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? पंजाब में। कौन सी नदी पर बहती है? सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। और ये कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। सतलज नदी पर, पंजाब और भाखड़ा नागल बांध। सतलज नदी पर, पंजाब और भाखड़ा नागल बांध। ध्यान रखिएगा। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। कहाँ पे? पंजाब में। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल, रिहंद, हीराकुंड या नागार्जुन? पूरे भारत की बात हो रही है। पूरे भारत में सबसे लंबा बांध अभी बताया गया था, भाखड़ा बांध, रिहंद या हीराकुंड, नागार्जुन। भाखड़ा कहाँ बताया था अभी? पंजाब में। किस नदी पर? सतलज नदी पर। और सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। कहाँ स्थित है हीराकुंड बांध? उड़ीसा। कौन सी नदी पर? महानदी पर। सबसे लंबा बांध कौन सा भारत का? हीराकुंड बांध, उड़ीसा में। कौन सी नदी पर? महानदी पर। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध स्थित हैं? गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? सबसे ज्यादा बांध किस राज्य में है? द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा बांध आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अगर हमारे क्वेश्चन की श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।